नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक कुमार द्विवेदी और झाबुआ पोस्ट में आपका स्वागत करता हूं। भाजपा कांग्रेस के बाद आज जयेश ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सेलाना विधानसभा से कमलेश्वर डोडियार को रतलाम झाबुआ लोकसभा का प्रत्याशी आज कुक्षी में जो जयेश की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें घोषित किया गया। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ में झाबुआ जिले के दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम उनका झाबुआ पोस्ट में स्वागत करते हैं। हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है सचिन जी जोशी, जो यहाँ पर जी का काम देखते हैं, और हमारे साथ है वीरेंद्र जी राठौड़, जो न्यूज़ 18 का काम देखते हैं। लंबे समय से झाबुआ में पत्रकारिता कर रहे हैं और पैनी निगाहों से यहाँ के राजनीतिक समीकरण को देखा भी है। तो इन दोनों जो अतिथि हमारे पत्रकार हैं, हम इनसे बात करेंगे कि जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें भाजपा, कांग्रेस और जयेश किस तरीके से अपनी अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे और कौन ज़्यादा प्रबल रूप से अपनी दावेदारी में सामने दिखाई देगा। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, आपकी नज़र से आपने इस झाबुआ लोकसभा को देखा है, रतलाम लोकसभा जो अब हो चुकी है, क्या समीकरण लग रहे हैं आपको अभी वर्तमान में जिस प्रकार से 3 कैंडिडेट सामने हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो मुकाबला आज जिस तरह जयेश ने टिकट की घोषणा की है, उसके बाद में पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। पहले कांग्रेस के जो उम्मीदवार है कांतिलाल भूरिया वो 7वीं बार खड़े हैं। गुमान सिंह डामोर वर्तमान झाबुआ से विधायक हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है। और आज जयेश ने कमलेश्वर डोडियार की जो नाम की घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं पूरा मुकाबला अब जो है कांटे का होते जा रहा है। कांतिलाल भूरिया 40 साल से राजनीति में है, राजनीति का बड़े माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और काफ़ी छत्रप हैं इस पूरे ज़िले की राजनीति के। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही गुमान सिंह डामोर के नाम की जब घोषणा बीजेपी की तरफ से हुई, तो बीजेपी में तो खुशी की लहर दिखाई दे रही है। आप सोशल मीडिया देख लें, जितने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से लगातार पोस्ट आ रही है, बधाई की आ रही है। लगातार जहाँ वो जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ से पोस्ट डाली जा रही हैं। आप सेलाना से लेकर अलियाजपुर तक सारे जो नेता हैं जो खुद टिकट की दावेदारी कर रहे थे, चाहे नागर सिंह चौहान हो, संगीता विजय चारेल हों, आपके शांतिलाल जी बिलवाल हों, सारे लोग जो लोकसभा के लिए शुरू से दावेदारी करने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी पैनल में अपना नाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वो जैसे ही गुमान सिंह डामोर के नाम की घोषणा हुई, वो सभी लोग सपोर्ट में आ गए हैं गुमान सिंह डामोर के। और जो एक माना जा रहा था कि जब गुमान सिंह डामोर विधानसभा चुनाव में जब पहुँचे थे और जिस तरह का एक अंतर्विरोध और जिस तरह को उनको एक नाराज़गी झेलनी पड़ी थी, वो लगता है कि इन 4 महीनों में वो खत्म हो चुकी है। और गुमान सिंह डामोर एक मंझे हुए नेता, एक परिपक्व नेता के रूप में उभर के इन 4 महीनों में आए हैं। तो सीधी सी बात है कि मुकाबला टफ है। कांतिलाल भूरिया 7वीं बार हैं, उनको कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन मैं मानता हूं कि गुमान सिंह डामोर को बीजेपी के जो टिकट मिला है, ऐसा लगता है कि बीजेपी एक जिताऊ कैंडिडेट चाहती थी। और इन 4 महीनों में गुमान सिंह डामोर जो बीजेपी आला कमान है, उसको जचाने में सफल रहे कि झाबुआ अलियाजपुर में अगर दिलीप सिंह भूरिया के बाद में कोई अगर सर्वमान्य नेता है तो वो खुद है। अच्छा, देखिए हमारे साथ सचिन जी भी हैं। बड़ी पास से राजनीति को देखा है आपने झाबुआ की, पल पल करवट बदलती रहती है। आप इस पूरे लोकसभा को वर्तमान स्थिति से कैसे देखते हैं जब आज जयेश का प्रत्याशी घोषित हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा वीरेंद्र सिंह जी ने कि एक तरीके से मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। अब तक जब शुरुआत हुई थी, जयेश ने अपने नाम फाइनल नहीं किए थे, तब तक ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जबकि गुमान सिंह डामोर को टिकट दिया है, जो अब तक का इतिहास देखें, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो केवल गुमान सिंह डामोर एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो विधायक होने के बावजूद लोकसभा में अपनी टिकट उनको मिली है और वो चुनाव मैदान में है। कांतिलाल भूरिया का नो डाउट एक लंबा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है। हाल ही में वो राजनीति में आए हैं, करीब ये कहें कि 1 से 1.5 साल का ही समय हुआ है जब वो सक्रिय राजनीति में उन्होंने कदम रखा। लेकिन बहुत जल्दी और बहुत तेजी से वे अपने पार्टी संगठन को ये बताने में कामयाब रहे कि वे ही हैं जो इस रतलाम संसदीय सीट पर कांतिलाल भूरिया जैसे क्षत्रप नेता को न केवल टक्कर दे सकते हैं बल्कि ये सीट निकाल भी सकते हैं। बड़ी बात बीजेपी की इसलिए भी है क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के परिवहन मिनिस्टर हैं। 3 सीटों का दायित्व उनको दिया गया, उसमें एक झाबुआ भी शामिल है, रतलाम संसदीय सीट जो है, गुना और छिंदवाड़ा। विशेष रणनीति इस सीट के लिए तैयार की गई, विशेष तैयारी इस सीट के लिए की जा रही है। लेकिन आज जबकि जयेश ने एक ऐसे कैंडिडेट का नाम सामने आया है जो सेलाना विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में रहा और करीब 19,000 वोट लेकर के आया। इसका मतलब यह है कि सेलाना विधानसभा में अगर वो 19,000 वोट ला सकते हैं तो अगर जयेश
जिस मोमेंटम के साथ में विधानसभा में थी, वही मोमेंटम अगर कायम रहता है लोकसभा में भी, तो हो सकता है कि ये मुश्किलें न केवल कांग्रेस की बढ़ेगी बल्कि बीजेपी को भी तकलीफ आएगी, क्योंकि मुकाबला अब त्रिकोणीय होने जा रहा है। अगर बात करें पूरे संसदीय क्षेत्र की, तो कांग्रेस अब तक वो 3 से 4 महीने की सरकार हो चुकी है, लेकिन वो अब तक जो मोमेंटम सरकार का होना चाहिए वो कांग्रेस के पक्ष में वो बात नहीं है। हालांकि ये ज़रूर है कि 2014 लोकसभा के हिसाब से मोदी लहर नहीं है, लेकिन जैसा कि वीरेंद्र जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं में खुशी है। वजह यह है कि गुमान सिंह को सभी जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर देख रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि नरेंद्र मोदी की जो अब तक की सरकार है उसी को ध्यान में रखा जाए। विकास चाहे हो, मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का मुकाबला अब से शुरू होगा, करीब 1 महीने का समय बचा है, अब जो शुरू होगा वो न केवल बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि जयेश जैसा कैंडिडेट या जयेश जैसा संगठन अब इस चुनाव में है, अपनी स्थिति भी बताएगा और इस मुकाबले को रोचक करने वाला है, और देखने को भी यही मिलेगा। देखिए बिल्कुल, लेकिन 23 तारीख को कांतिलाल भूरिया फॉर्म भरेंगे, कमलनाथ जी भी यहाँ पे आ रहे हैं। इस सीट को लेकर कमलनाथ जी की भी निगाह यहाँ पर टिकी हुई है, मंत्री भी यहाँ पर लगेंगे, लेकिन जो रणनीति में आप बता रहे सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं कांग्रेस फेलियर नजर आए, तो इसका प्रभाव जो है कितना बीजेपी को पड़ सकता है या जयेश पे पड़ सकता है? देखिए आलोक जी, 23 तारीख को जिस तरह से कांतिलाल भूरिया नामांकन रैली दर्ज करने जाएंगे, सीएम कमलनाथ का आना, गृह मंत्री बाला बच्चन का आना, प्रभारी मंत्री जो हनी बघेल उनका आना, एक रणनीति है। अगर बड़े नामांकन रैली में अगर बड़े नेता आते हैं तो उससे एक माहौल बनता है। रैली में स्वाभाविक सी बात है, जब सीएम खुद आ रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आएगा, और जो भीड़ वो ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। जैसा तो दावा जैसे कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि 1 से 1.5 लाख के लोग पहुंचेंगे पूरे संसदीय क्षेत्र से। तो कई बार हमने देखा है कि जैसे विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जेवर ने जो पहली रैली निकाली, जो 2-3 रैलियाँ की थी, उनसे माहौल जेवर का माहौल बना। तो रैलियों से माहौल बनता है, और निश्चित रूप से अगर 23 तारीख को जो शक्ति प्रदर्शन होगा उसमें जो लीड करेगा, जो उसमें अपना प्रभाव दिखा पाएगा, निश्चित रूप से उसका एक अच्छा इफेक्ट लोगों में जाएगा और उसका एक वर्चस्व बनेगा। मतलब शक्ति प्रदर्शन के रूप में से हम इस पूरी नामांकन रैली को देख सकते हैं। हालांकि बीजेपी की जहाँ तक हम बात करें तो बीजेपी लगातार कहती आ रही है, वो खुद जो गुमान सिंह जी हैं कैंडिडेट है, वो खुद कहते आ रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया अब इतने कद्दावर नेता नहीं रहे हैं। उनको एक बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी उन्हें हरा सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर आप सोशल मीडिया को देखें और जो आप आम लोगों से बातचीत जब करेंगे, तो खासकर जो 18 साल से 30 साल का जो वोटर है वो कांतिलाल भूरिया से नाराज़ है। वो लगातार सवाल पूछ रहा है कि 40 साल में उन्होंने किया क्या है जी। 10 काम गिना दें, वो बताएं कि उन्होंने झाबुआ क्षेत्र के लिए क्या किया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं है, रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, क्यों बड़े उद्योग इस पूरे संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं लगता। आपको लगता है कि कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे पा रही है उस युवा वोटर को जो ये जानना चाहता है कांतिलाल भूरिया से? बिल्कुल, आप देखिए कांग्रेस का फेलियर है कि कांग्रेस ये बताने में बिल्कुल तरह से नाकाम रही है कि आखिर उन 40 सालों में क्या काम किए हैं। कांग्रेस से जब ये इस बारे में बात की जाती है कि आप विकास को बताइए, तो वो बताते हैं कि हमने कॉलेज खोले, हमने स्कूलें बनाए। वो तो सरकार का काम है भाई। जो भी सरकार अगर सत्ता में है, केंद्र में है, जो इसको रूलिंग कर रहा है, उसका काम है कि जनता को शिक्षा मुहैया कराए, पानी मुहैया कराए, दूसरी जो बुनियादी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाएं। लेकिन कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि इस पूरे, चाहे किसी का भी शासन ले लें, हम 15 साल का बीजेपी का शासन ले लें या 40 साल से जो राजनीति कर रहे हैं कांतिलाल भूरिया, कांग्रेस की सरकार का शासन ले लें, कोई बड़ा डेवलपमेंट, कोई बड़ी उपलब्धि इस पूरे संसदीय क्षेत्र में दिखाई नहीं देती, जिससे लगे कि हाँ वाकई में झाबुआ में विकास देखने को मिल रहा है। देखिए, आपको बड़ी उपलब्धि की जब बात की जाती है तो अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम रेल का भी एक बड़ा मामला आया था। 2008 से हम सुन रहे हैं झाबुआ में रेल आएगी, अलीराजपुर तक तो आ गई है, लेकिन झाबुआ में क्या ये मुद्दा भी वापस एक बार ज़मीन पर उतरेगा? क्योंकि दिलीप सिंह जी भी इस मुद्दे को लेकर 2014 में चुनाव लड़े थे। जी बिल्कुल, देखिए मुद्दों में अगर रेल कहें तो कांग्रेस की रेल इस मुद्दे पर पटरी से बाहर हो गई है, बेपटरी हो गई है। बीजेपी ने यह जरूर कोशिश की है कि 2014 के बाद में, मोदी सरकार आने के बाद में हमने प्रयास किए और अलीराजपुर तक वो ट्रेन आ पाई है। हम हर बार ये देखते हैं कि 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन रेल मिनिस्टर लालू यादव यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने बड़े जोर शोर से इस बात का दावा किया था कि 5 सालों में, खुद कांतिलाल भूरिया उस मंच पर मौजूद थे, कि 5 सालों में इस क्षेत्र में रेल दौड़ती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन रेल दौड़ना
तो दूर, पटरियां भी यहाँ पर बिछ नहीं पाई है। एक बीच में यह भी मुद्दा आया था कि कई लोगों को मुआवजे की कई भी काफ़ी परेशानी हुई थी, मुआवजा नहीं मिल पा रहा था। ये ज़रूर है कि ये मुद्दा बहुत इस ट्राइबल जिले के लिए, अगर आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो विकास के लिए रेल कहा जाता है बहुत महत्वपूर्ण होती है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के तमाम चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं, रोजगार जरूर मिल पाता है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने इस पूरे 2008 से लेकर के अब तक में, 2008 से 2014 तक तो कांग्रेस सरकार में थी, यूपीए 2 सरकार थी, लेकिन उस तरीके से उस रेलवे के इस पूरे मुद्दे को न तो भुना पाई और न ही रेल अब तक पहुंचा पाई। तो ये मुद्दा जरूर है, युवा जरूर, जैसा कि वीरेंद्र जी ने इसमें कहा था कि सोशल मीडिया का काफी इस्तेमाल किया है। बीजेपी शुरू से ही सोशल मीडिया के इस्तेमाल में आगे है, कांग्रेस जरूर इसमें पीछे रही है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे तरीकों से भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अब तक न तो खासतौर पर बीजेपी बल्कि कांग्रेस तो इस मुद्दे को भुनाने में लगभग बहुत ही पीछे है। देखिए, मुद्दे की बात अगर की जाए तो भाजपा 15 साल के शासन पर लड़ेगी और मोदी के विकास पर लड़ेगी। कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया राहुल की वचन योजना जो है उस पर लड़ेगी, 40 साल उनके विकास पे लड़ेगी। लेकिन अब जयेश की हम बात करते हैं तो जयेश इस पूरे लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर उतर सकता है? बिल्कुल, देखिए एक्स फैक्टर साबित होने वाला है जयेश इस बार के लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके की रणनीति, क्योंकि विधानसभा में जिस तरीके का मोमेंटम जयेश को मिला था और यही वजह थी कि कांग्रेस इसमें घबराई हुई भी नजर आई और कांग्रेस ने कोशिश की कि जल्द से जल्द जयेश से हाथ मिला लिया जाए और जयेश की जो युवा टीम है उसको अपने साथ में मिला करके विधानसभा चुनाव में लाभ लिया जाए, और हुआ भी ऐसा ही। कांग्रेस ने टिकट दिया, हीरालाल अलावा जो कि संरक्षक है मनावर से, वो विधायक भी बने जयेश के टिकट से, और अब लोकसभा चुनाव में भी जयेश ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। और जयेश के जिस तरीके के मुद्दे विधानसभा में रहे थे वो ही मुझे लगता है कि वो इसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उन मुद्दों के आधार पर वो जयेश विधानसभा में अच्छी पोजीशन हासिल कर पाए थे। उनका जिस तरीके के सोशल मीडिया पर जो मुद्दे आ रहे हैं, जिस तरीके की हमारी जो बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि न तो भाजपा ने और न कांग्रेस में अब तक इस आदिवासी क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया, न लोगों के पास रोजगार है, न रेलवे है, न चिकित्सा है, न दूसरी सुविधाएं हैं। तो युवाओं को रोजगार का एक जो बड़ा मुद्दा है वो जरूर लेकर के जयेश इस बार इन चुनाव में जाने वाली है। देखिए, जयेश खास तौर पर किन क्षेत्रों में आपके हिसाब से, बहुत करीब से आपने जयेश को भी देखा है, किन क्षेत्रों में अपना रुतबा जमा पाएगा या वजन दिखा पाएगा? देखिए, मैं मानता हूं कि जो इस पूरे संसदीय क्षेत्र में जो माही नदी है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। माही के उस तरफ जो किनारा है, चाहे बाजना ले लें, सेलाना ले लें, रतलाम ग्रामीण का जो क्षेत्र है, वो माही की इस तरफ की जो पट्टी है, वो पेटलाद हो गया, आपका खवासा हो गया, बामना हो गया, ये जो पूरा सर्कल है, यहाँ जयेश का अच्छा खासा प्रभाव है। जैसा कि सचिन जी बता रहे थे कि जो कमलेश्वर डोडियार जिनको जयेश ने प्रत्याशी बनाया है, विधानसभा चुनाव में सेलाना से भी निर्दलीय के रूप में लड़े थे, 19,000 वोट लेके आए थे। पेटलाव से सचिन गामड़ भारतीय ट्राइबल पार्टी से लड़े थे, करीब 6,000 वोट लेके आए थे। इसी तरह मेघनाथ का जो थानला विधानसभा है, वहाँ से इलियास मचार वो लड़े थे, उन्होंने भी अच्छे खासे वोट काटे थे। तो ये वाला जो माही पट्टी पूरी जो क्षेत्र है, माही वाला जो इलाका है, उसके जो किनारे हैं, उसकी जो सर्कल है, वहाँ से मुझे लगता है कि जो जयेश है वो करीब 25 से 30,000 वोट काटने की क्षमता रखता है। अगर हम इस तरफ आ जाए, झाबुआ में इतना कोई खास प्रभाव जयेश का दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप झाबुआ से अगर इस तरफ जाएंगे, अलियाजपुर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे जोवड़ में अच्छा खासा प्रभाव है। कुक्सी से जो लगा हुआ बेल्ट है वो तो गढ़ माना जाता है जयेश का, खुद हीरालाल अलावा वहाँ से विधायक का चुनाव लड़े हैं कुक्सी से, तो वहाँ का जो एक टचिंग एरिया है वहाँ पे अच्छा खासा प्रभाव है। और मुझे लगता है कि जो पूरा संसदीय क्षेत्र है, इस पूरे संसदीय क्षेत्र में जयेश करीब 50 से 60,000 70,000 वोट काटने की क्षमता रखता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये 70,000 वोट कटेंगे किसके? हाँ, ये मेन सवाल है ना, किसके कटेंगे, भाजपा के, या इसका नुकसान कांग्रेस को होगा? लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को भी नुकसान है, लेकिन ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को है। ये वोट जो युवा वोटर है, क्योंकि जयेश के साथ जो जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सारे युवा वोटर हैं, 18 से 30 साल के बीच के वोटर हैं, और ये वोटर मुझे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ भी जाएगा लेकिन कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा जाएगा। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि इस चुनाव में मुद्दे गौण हो चुके हैं, क्या झाबुआ में भी जो चुनाव लड़ा जाएगा वो राष्ट्रवाद, सेना, और जैसे वर्तमान में अभी प्रज्ञा भारती का मामला सोशल मीडिया पर बंद है, तो आपको क्या लगता है कि वास्तविक चुनाव में क्या होना चाहिए? मुद्दे गायब हैं या चुनाव राष्ट्रवाद और इस पर लड़ा जाएगा? देखिए, झाबुआ में कभी भी चुनाव मुद्दों पे लड़ा ही नहीं जाता है। झाबुआ में चुनाव लड़े जाते हैं सोशल इंजीनियरिंग पे, ठीक है। अर्बन जो पॉपुलेशन है, अर्बन जो वोटर है, वो जरूर उसके दिमाग में मुद्दे रहते हैं,
लेकिन उन मुद्दों का ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता कि पूरा जो संसदीय क्षेत्र है इसमें जो ट्राइबल एरिया है वो ज़्यादा लगता है, उसमें ट्राइबल जो मतदाता हैं, आदिवासी वोटर है वो ज़्यादा हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग पे वोट जो चुनाव है वो लड़ा जाता है, वोट उसी सोशल इंजीनियरिंग पे गिरते हैं, मुद्दे इस पूरे संसदीय क्षेत्र में गौण हो जाते हैं। हालांकि अब ये थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी बचते हैं, बोलने से खुल के बचते हैं किसी पार्टी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ। हम भी लोग भी जब लोगों से जाके पूछते हैं कि बताइए क्या समस्या है, क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ, किन मुद्दों पे आप वोट देंगे, तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, मतलब चुप रहता है। वो उनका ये रहता है कि ठीक है, उनके मन में जो है उन्होंने निश्चय कर लिया है, और जब वो ईवीएम मशीन के पास जाएंगे उसी को अपना फैसला सुनाएंगे, उसके पहले वो किसी से बातचीत करने में कतराते हैं। तो झाबुआ जो जिला है और रतलाम की बात करें, अलीराजपुर की बात करें, तो यहाँ पर मुद्दे गौण ही रहेंगे। यहाँ पर केवल सोशल इंजीनियरिंग और जो जातिगत समीकरण है उनके आधार पर वोट चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, बड़ी जातिगत समीकरण यहाँ पर जीत भील, भिलाला, आदिवासी पटलिया, इन जीतों के बीच में समीकरण बैठेगा। आपको क्या लगता है कि मुद्दे में जो ये राष्ट्रवाद जो आया है वो झाबुआ में कितना प्रभाव डालेगा? जब बिल्कुल सही कहा वीरेंद्र जी ने, झाबुआ जो रतलाम संसदीय सीट है यहाँ पर इस तरीके के बड़े मुद्दे, क्योंकि देश स्तर पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जो बीजेपी की तरफ से इस बार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इस क्षेत्र में ये चीज़ नहीं हो पाती। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2015 का उपचुनाव, 2014 में बम्पर वोटिंग हुई, मोदी लहर थी, दिलीप सिंह भूरिया पहली बार बीजेपी का एक सांसद बना, लेकिन उनकी दुखद मौत के बाद में करीब 1 साल के बाद में वो उपचुनाव हुआ। जब इस उपचुनाव को कवर करने हम पहुंचे थे तो उस समय आधार कार्ड और जो पर्ची, जो खाद्यान्न पर्ची थी, इसको लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा था। उनका ये था कि हर चीज़ के लिए उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रामीण वोट देते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से देते हैं, उन्हें जिस व्यक्ति से सुविधा मिल रही है, जो चीज़ उन्हें आसानी से मिल रहा है, उसको लेकर के वो अपना मन बनाते हैं और उसी पर वोटिंग करते हैं। राष्ट्रवाद जैसा जो बड़ा मुद्दा है वो इस संसदीय क्षेत्र में तो कम से कम नजर नहीं आता। वो अर्बन पॉपुलेशन है, जो अर्बन वोटर है, चाहे आप रतलाम, जैसे रतलाम सिटी है, वहाँ से आप देख लीजिए पेटला जो शहरी कस्बा है, थानला कस्बा है, झाबुआ का जो शहरी इलाका है, यहाँ पे ये मुद्दे काम करेंगे। यहाँ पे एयर स्ट्राइक वाला मुद्दा भी काम करेगा, राष्ट्रवाद वाला मुद्दा भी काम करेगा। लेकिन जो ग्रामीण भारत है वहाँ पे तो जो जैसा सचिन जी बता रहे हैं कि जैसी सुविधा मिलती है, जैसे भी ये तकलीफें भोगते हैं, उनको देख के वोटिंग करते हैं। तो देखिए, आज की हमारी जो चर्चा थी उनमें दोनों जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि किस प्रकार से झाबुआ का राजनीतिक समीकरण जमेगा और किस प्रकार से जमने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आप भी 19 मई को मतदान करने के लिए ज़रूर जाइए। और झाबुआ पोस्ट यदि आपको पसंद आता है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।